Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी पर भरोसा ज़रूर करता है। कभी एक दोस्त पे करता है, कभी किसी रिश्तेदार पर, कभी किसी उस्ताद पर, कभी किसी हमसफ़र पर और कभी किसी ऐसे इंसान पर जिसे वो अभी पूरी तरह से जानता भी नहीं होता। क्योंकि भरोसा करना इंसानी फितरत का एक हिस्सा है। लेकिन एक बात जिस पर अक्सर हम गौर नहीं करते वो ये है कि क्या जिस शख्स पर हम भरोसा कर रहे हैं वो वाकई उस भरोसे के काबिल भी है या नहीं। ये हम सिर्फ उसका वही चेहरा देख पा रहे हैं जो वो हमको दिखा रहा है। अक्सर एक साफ दिल का इंसान समझता है कि सामने वाला उसी की तरह साफ नीयत रखता होगा और अगर कोई इज़्ज़त से बात करे तो वो उसे अच्छा इंसान समझ लेता है। अगर कोई उसकी तारीफ़ करे तो वो उसे अपना समझने लगता है। अगर कोई उसका दुख सुन ले तो वो अपना दिल उसके सामने खोल कर रख देता है। लेकिन हर मीठी मीठी गुफ्तगू इखलास की निशानी नहीं होती। हर मुस्कुराहट खुलूस की दलील नहीं होती। हर कुर्बत मोहब्बत की अलामात नहीं होती। कभी कभी इंसान का नुकसान दुश्मनी से नहीं होता बल्कि उस भरोसे से होता है जो उसने गलत जगह कर लिया होता है। और जब तक उसे हकीकत का एहसास होता है तब तक वो सिर्फ़ एक रिश्ते में नहीं बल्कि एक ऐसे असर में आ चुका होता है जो धीरे धीरे उसकी सोच, उसके फ़ैसले, उसके जज्बात और कभी कभी उसकी पूरी ज़िंदगी को मुतासर करने लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द ब्रिज ऑफ पर्ल्स ऑफिशियल्स पर और मैं हूँ एडवोकेट एना शेख सिद्दीकी और आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। हमारी सीरीज़ द हिडन मैनिपुलेशन में और इस सीरीज़ का पहला एपिसोड जल्द ही शुरू होने वाला है। मगर उससे पहले हम बात कर रहे हैं 10 सीरीज़ हिडन मैनिपुलेशन के इंट्रोडक्शन वीडियो में। हम बात कर रहे हैं द साइलेंट मैनिपुलेशन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। लेकिन इस सफ़र को शुरू करने से पहले एक सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा। क्या आखिर हमको इस टॉपिक को इतनी गहराई से समझने की क्यों ज़रूरत पड़ती है और अपनी ज़िंदगी में देखने की क्या ज़रूरत पड़ती है और हमने इस पर पूरी एक सीरीज़ बनाने का फ़ैसला ही क्यों किया। इसकी वजह ये है कि आज इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है लेकिन एक ही टॉपिक की जो नॉलेज है वो इतनी बिखरी हुई है आज के वक्त में कि एक इंसान को उसको समझने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना पड़ता है, मुख्तलिफ़ वीडियोस देखनी पड़ती है, मुख्तलिफ़ किताबें छाननी पड़ती हैं और फिर भी कई सवाल बेवजह और बेजवाब रह जाते हैं। इसीलिए हमारी सीरीज़ का एक मकसद होता है ताकि एक इंसान को एक ही जगह वो तमाम अंडरस्टैंडिंग मिल सके जो उसे अलग अलग जगह ढूंढनी पड़ती है। हमारी कोशिश परफेक्ट होने का दावा नहीं करती लेकिन अल्लाह ताला ने जो समझ अता फरमाई है, जो इल्म अता फरमाया है, हम उसे इंसानियत के काम में लाने की एक सच्ची कोशिश करते हैं।
और अगर इस सीरीज़ की वजह से एक भी इंसान किसी छुपे हुए धोखे को पहचान सके जो उसकी ज़िंदगी में चल रहा है, या किसी मैनिपुलेशन रवैये को समझ सके, या अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत कर सके, तो हम और हमारी ये कोशिश काबिल शुक्र समझी जाए। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर साइलेंट मैनिपुलेशन क्या होती है और ये खामोशी से एक इंसान की ज़िंदगी को तबाह कैसे कर देती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला सफ़र। अक्सर इंसान की ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे शामिल हो जाते हैं या ऐसे आ जाते हैं जिनको आपने ख़ास तौर पे मैनिफेस्ट नहीं किया होता, मगर आने के बाद कुछ इस तरह के तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में वाक़या बनकर हमेशा के लिए मेमोरीज़ में सेव हो जाते हैं। और वो जो बैड मेमोरीज़ होती हैं वो हमेशा माइंड में स्टोर रहती हैं, और जिससे उन बैड मेमोरीज़ की वजह से आपके ज़हन पर एक जो है बहुत वज़न बन जाता है और वो हमेशा आपकी ज़िंदगी को मुतासिर करती रहती हैं। लेकिन अब एक सवाल आता है और सवाल पैदा होता है कि आखिर साइलेंट मैनिपुलेशन क्या होती है। जब भी मैनिपुलेशन का नाम लिया जाता है तो अक्सर हमारे जहन में एक ही तस्वीर उभर कर आती है कि एक ऐसा इंसान जो झूठ बोलता हो, जो धमकी देता हो और जो ज़बरदस्ती करता हो, या जो खुले आम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता हो। लेकिन अगर मैनिपुलेशन हमेशा इतनी ही साफ होती तो शायद दुनिया में इतने लोग इसका शिकार कभी नहीं बनते। असल मैनिपुलेशन अक्सर अपनी पहचान छुपा कर आती है, वो अपना नाम नहीं बताती और वो कभी अपने आप को मैनिपुलेशन नहीं कहती है, और वो कभी पहली मुलाकात में अपने इरादों को ज़ाहिर नहीं करती है, बल्कि वो पहले भरोसा बनाती है, फिर यकीन, फिर क़ुर्बत, फिर आदत और फिर उसके बाद धीरे धीरे इंसान के जज्बात तक अपनी रसाई को बना लेती है। और इसी तरह से साइलेंट मैनिपुलेशन इसको कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ शोर नहीं होता, लड़ाई नहीं होती और ना ही हर बार झूठ पकड़ में आता है और पकड़ा जाता है, और ना ही हर बार सामने वाला इंसान बुरा नज़र आता है, बल्कि सब कुछ इतना नॉर्मल लगने लगता है कि इंसान को कभी ये एहसास नहीं होता कि उसके फ़ैसले, उसकी सोच, उसकी इमोशंस आहिस्ता आहिस्ता किसी और के असर में आते जा रहे हैं। और यहीं पर एक और सवाल पैदा होता है कि आखिर कोई किसी को मैनिपुलेट करता ही क्यों है? क्या हर मैनिपुलेशन का मकसद एक जैसा होता है? क्या मैनिपुलेशन सिर्फ मोहब्बत या रिश्तों में होती है, या इसके पीछे कुछ और वजह भी होती है? तो फिर से एक बार समझेंगे कि आखिर मैनिपुलेशन क्या होती है, कैसे मतलब ऐसा बिहेवियर होता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता और उसका जो है वो मैनिपुलेशन के अंडर आता जाता है। यानी कि अगर आज हम 10 लोगों से ये सवाल पूछें तो शायद 10 अलग अलग जवाब मिलेंगे। कोई कहेगा कि मैनिपुलेशन का मतलब किसी से झूठ बोलना, कोई कहेगा कि किसी को धमकी देकर अपनी बात को मनवा लेना, और कोई कहेगा कि किसी को डराकर या मजबूर करके उसका इस्तेमाल करना, और कुछ लोग तो शायद ये कहेंगे कि हमारे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन यहीं से एक और बहुत बड़ी और गलतफहमी शुरू होती है, क्योंकि हम मैनिपुलेशन को उस वक्त मैनिपुलेशन मानते हैं जब वो हमें साफ साफ नज़र आ जाए, जब किसी के झूठ पकड़ा जाए, जब झूठे इरादे पकड़े जाएं, जब धोखा साबित हो जाए, जब नुकसान हो चुका हो। लेकिन एक सवाल अपने आप से पूछिए कि अगर हर मैनिपुलेटर पहले ही दिन में अपना असल चेहरा दिखा दे तो क्या कोई उसके करीब जाएगा?
अगर हर मैन्युपुलेटर पहली मुलाकात में कह दे कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो क्या कोई उस पर भरोसा करेगा? तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैन्युपुलेशन कभी अपनी असली शक्ल में शुरू नहीं होती। वो अक्सर एक अच्छे रवैये की शक्ल में आ जाती है, जैसे कभी मीठी मीठी गुफ्तगू के साथ, जैसे कभी बेपनाह तवज्जो के साथ, जैसे कभी मदद के नाम पर, जैसे कभी फ़िक्र के नाम पर, और कभी क़ुर्बत के नाम पर, और कभी सिर्फ़ इतना एहसास दिलाकर कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ। यहीं पर एक इंसानी साइकोलॉजी का एक अहम पहलू समझना ज़रूरी है कि आज अल्लाह ताला ने इंसान को एक सोशल मखलूक बनाया है। इंसान तन्हा जीने के लिए पैदा नहीं हुआ। उसे मोहब्बत चाहिए होती है, उसको अपनापन चाहिए होता है, और उसे किसी का भरोसा चाहिए होता है, उसे किसी का साथ चाहिए होता है, और ये सब फितरी ज़रूरतें होती होती। और यही वजह है कि जब कोई इंसान हमें समझाने की कोशिश करता है, तो नज़र आता है कि हमारा दिल उसकी तरफ मिलना महसूस करता है, उससे जो है मुलाकातें करना महसूस करता है, उसकी तरफ रुजू होना महसूस होता है। और ये जो है ये कमज़ोरी नहीं है, क्योंकि ये एक इंसानी फ़ितरत है। लेकिन हर फ़ितरत जो है, और जो है हर फितरी ज़रूरत जो है, अगर हिकमत के बग़ैर हो जाए, तो वही ज़रूरत क्या है कि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बन सकती है। और इसीलिए इस्लाम हमें सिर्फ़ हुस्न ज़न नहीं सिखाता, बल्कि बसीरत भी सिखाता है। सिर्फ़ भरोसा नहीं करना सिखाता, बल्कि देखना और समझना और फिर फ़ैसला करना सिखाता है। कुरान बार बार इंसान को गफ़लत से निकाल कर तकब्बुर और तफक्कुर की दावत देने के बारे में बताता है कि अगर कोई आपको इस तरह से जो है बिहेवियर से पेश आए तो आप कैसे करें। लेकिन जो है तदब्बुर और तकफ़्फ़ुर की दावत को देखें, तो सिर्फ़ देखना नहीं है, बल्कि जो नज़र आ रहा है उसके पीछे की हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ मैन्युपुलेशन के पीछे की बुनियाद होती है। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रिश्तों पर नज़र डालिएगा, और सिर्फ मोहब्बत के रिश्तों की बात नहीं हो रही। ये एक दोस्ती की बात है, ये एक रिश्तेदारी की बात है, ये एक बिज़नेस पार्टनर्स की बात है, ये एक ऑफ़िस कलीग्स की बात है, ये एक टीचर्स की बात है, स्पिरिचुअल गाइड्स की बात है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात है, या कोई ऐसा शख्स जो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में जगह बना लेता है। और हर जगह एक ही सवाल पैदा होता है कि क्या उसका रवैया वाकई इखलास पर मबनी है या किसी मकसद के ऊपर मबनी है। यहाँ एक और बात समझना ज़रूरी है कि हर मीठी बात मैनिपुलेशन नहीं होती, हर तरफ मैनिपुलेशन नहीं होती, और हर मदद मैनिपुलेशन नहीं होती, और हर करीब आने वाला इंसान भी मैनिपुलेटर नहीं होता। अब अगर हम हर शख्स को शक की निगाह से देखना शुरू कर दें, तो हम खुद एक जो है गैर मुतवाज़न ज़िंदगी जीने लगेंगे। और इस सीरीज़ का मकसद बदगुमानी पैदा करना नहीं है, बल्कि बदगुमानी और बसीरत के दरमियान के फ़र्क को समझाना है। हुस्न ज़न और नादानी में जो बारीक सी लकीर है, उसे पहचानना है। इसीलिए हम किसी शख्स को जज नहीं करेंगे, हम उसके रवैये को समझेंगे, पैटर्न्स को समझेंगे, बिहेवियर को समझेंगे, और ये देखेंगे कि एक ही रवैया जब बार बार दोहराया जाता है तो वो इंसान की सोच और उसके फ़ैसलों को, उसके जज्बात और जो है आखिरकार उसकी ज़िंदगी को किस तरह से मुतासिर करता है। और शायद इसीलिए इस सीरीज़ का नाम सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं रखा हमने, बल्कि द हिडन मैनिपुलेशन रखा है, क्योंकि जो चीज़ सामने नज़र आती है उसे पहचानना समझ आता है, उसको पहचाना जा सकता है, मगर जो चीज़ सामने नज़र ना आए उसको पहचानना मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाता है। और असली इम्तिहान तो उस चीज़ को पहचानना होता है कि जो छुपी हुई है,
जो मुस्कुराहट के पीछे है, जो एहसास के पीछे है, जो मोहब्बत के अल्फाज के पीछे है, और कभी कभी जो हमारे अपनों के रवैयों के पीछे भी छुपी हो सकती है। और अब एक और सवाल पैदा होता है कि आखिर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को मैनिपुलेट करता ही क्यों है? क्या हर मैनिपुलेटर का मकसद एक जैसा होता है, या हर मैनिपुलेशन के पीछे अलग अलग नीयतें, अलग अलग मकसद और साइकोलॉजी काम करती होती है? तो अब यहाँ तक हम ये समझ गए हैं कि साइलेंट मैनिपुलेशन क्या होती है। तो अब एक और सवाल सामने आता है कि आखिर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को मैनिपुलेट क्यों करता है? क्या हर मैनिपुलेटर का मकसद एक जैसा होता है? क्या हर वो शख्स जो मैनिपुलेशन करता है पहले दिन से ही वो बुरा होता है, या इसके पीछे इंसानी साइकोलॉजी और उसकी सोच और उसकी परवरिश और उसके मकसद और उसके अंदर चलने वाली जंग भी होती है? यहीं से हमें एक बहुत अहम बात समझनी होगी कि अक्सर जब हम मैनिपुलेटर लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन को एक विलन की तस्वीर बन जाती है हमारे जहन में, लेकिन हकीकत इससे ज़्यादा पेचीदा होती है। हर मैनिपुलेटिव रवैये जो होता है वो एक जैसा नहीं होता, क्योंकि हर मैनिपुलेटर का जो मकसद होता है वो जब एक नहीं है तो उनके चेहरे भी एक जैसे नहीं होते, और इसीलिए उनका नेचर भी एक जैसा नहीं होता। और इस सीरीज़ में हम सिर्फ लोगों को लेबल लगाकर नहीं देख रहे, हम जो है रवैयों का तज़किया करेंगे। और क्योंकि अगर हम सिर्फ लोगों को बुरा कहकर आगे बढ़ गए तो शायद हम कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि मैनिपुलेशन पैदा कैसे होती है, क्योंकि जब वजह ही समझ में ना आए तो बचना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा कि इंसान जो भी करता है उसके पीछे अक्सर कोई ना कोई मकसद होता है। कभी वो मकसद ज़ाहिर हो जाता है और कभी वो मकसद छुपा हुआ होता है। कभी वो मकसद खुद उस मकसद को जानता है, और कभी वो अपनी ही आदतों को का जो है कैदी बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया और आपने उसको जो है अपने सिर और आँखों पर रख लिया। अब क्या है कि आप उसकी गलत बातें भी मान रहे हैं। अब क्या है कि आप अपनी ही आदत के कैदी बन गए। क्यों? क्योंकि आपने जो है अपनी पूरी ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द घुमा दी, और जो है अगर वो आपकी ज़िंदगी से चला जाए तो आप जो है जीने मरने की बातों पर आ जाएंगे, यानी सुसाइड अटेम्प्ट जैसी बातों पर आ जाएंगे। तो यानी कि आप कैदी बन गए अपनी ही आदतों का। तो जो है उसने तो आकर सिर्फ आपको चंद बटरिंग वाली बातें बोली होंगी, या आपको मोहब्बत का या इखलास का कोई बिहेवियर दिखाया होगा, या सिर्फ एक शेड दिखाया होगा। तो बस समझने की बात है, क्योंकि इसीलिए हर मैनिपुलेटिव रवैये के पीछे रुक कर ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है कि इस इंसान को इस रवैये से हासिल क्या हो रहा है। क्योंकि अब तक मकसद समझने में नहीं आता, रवैया भी समझने में नहीं आता कई बार। और ऐसे आइए कुछ मसलों को समझते हैं इस तरह कि कुछ लोग मैनिपुलेशन इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें हर सूरत में कंट्रोल चाहिए होता है। उन्हें पसंद नहीं होता कि कोई और उनकी बात के ख़िलाफ़ बात करे। वो चाहते हैं कि हर फैसला उनके मुताबिक हो, हर बात उनकी मर्ज़ी से चले। और जब उन्हें लगता है कि सामने वाला अपनी सोच से फ़ैसला करने लगता है तो वो धीरे धीरे उसकी सोच पर असर डालना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोगों का मकसद कंट्रोल नहीं होता, कुछ लोगों का मकसद होता है वैलिडेशन। और वो हर वक्त ये महसूस करना चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ़ करें, उनकी ज़रूरत को महसूस करें, उसके बग़ैर अपने आप को अधूरा समझें। और ऐसे लोग कभी कभी दूसरों के इमोशंस का इस्तेमाल सिर्फ़ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें अपनी अहमियत का एहसास होता रहे। और कुछ लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी होती है, उन्हें डर होता है कि कहीं सामने वाला उनसे दूर ना हो जाए, कहीं उनकी इम्पोर्टेंस कम ना हो जाए, और इसीलिए वो डर की वजह से
कभी कभी वो जो है गिल्ट जो होता है, और कभी कभी इमोशनल प्रेशर, और कभी कभी मोहब्बत के नाम पर सामने वाला जो है अपने करीब बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। और वो लोगों का जो मकसद होता है वो सिर्फ इमोशंस नहीं होते, वो कभी कभी मकसद का जो है कभी कभी पैसा भी बन जाता है, कभी कभी बिजनेस, प्रॉपर्टी, इन्फ्लुएंस, सोशल स्टेटस, और कभी कभी सिर्फ अपना काम निकलवाना भी होता है। क्योंकि जो मैनिपुलेशन करता है वो इंसान, वो ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत में मैनिपुलेशन करेगा। कई बार ऑफिसेस में मैनिपुलेशन चलती है, कई बार फैमिलीज़ में, कई बार रिलेटिव्स में मैनिपुलेशन चलती है कि एक अच्छी लड़की है तो रिश्तेदार चाहते हैं कि इसको जो है किसी तरह से कब्जा लो, और वो जब लड़की इनकार कर रही होती तो फिर उसको जो है हासिल करने के लिए मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार कोई लड़की किसी को इनकार कर रही होती है, किसी के प्रपोज़ल को, तो फिर मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके सामने वाला उसको हासिल करने के लिए हर चंद कोशिश करता है, और फिर बाद में उसको मैनिपुलेशन के ज़रिए हासिल कर लेता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर एक और बात समझना ज़रूरी है कि मैनिपुलेशन हमेशा दुश्मनी से पैदा बिल्कुल नहीं होती। कभी कभी वो मुस्कुराहट के साथ में शुरू हो जाती है, कभी कभी एहसास के साथ में, कभी कभी तारीफ़ के साथ में आ जाती है, कभी कभी मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ जैसे जुमलों के साथ में आ जाती है। इसीलिए सिर्फ अल्फाज को देखकर फ़ैसला मत कीजिएगा, रवैयों का सिलसिला देखिएगा। क्योंकि एक जुमला धोखा नहीं देता, लेकिन बार बार दोहराया गया रवैया इंसान की नीयत की तारीफ़ का और इंसान की नीयत की तरफ इशारा ज़रूर करता है। यहाँ इस्लाम हमें एक बहुत खूबसूरत मीज़ान देता है। इस्लाम ने तो हमें हर शख्स पर बदगुमानी नहीं सिखाई है कि सब पर बदगुमान हो जाओ, और ना ही आंखें बंद करके किसी पर भरोसा करना बताया। इस्लाम हमें हिकमत के बारे में सिखाता है, बसीरत के बारे में सिखाता है, और अमानत की हिफाजत करना सिखाता है, और ये भी सिखाता है कि किसी इंसान के जज्बात, उसके भरोसे या उसकी कमज़ोरी का जो नाजायज़ फ़ायदा उठाना कितनी गलत बात होती है। लेकिन एक मोमिन का अखलाक ऐसा नहीं होता। इसीलिए इस सीरीज़ का मकसद ये नहीं है कि आप हर शख्स से डरना शुरू हो जाएं, बल्कि आप देखना सीखें, समझना सीखें, और फ़ैसला करने से पहले रवैयों को परखना सीखें। और साथ ही एक और सवाल अपने दिल से पूछिए कि क्या कभी मैं भी अपनी बात मनवाने के लिए किसी के इमोशंस का इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ, या आपके साथ में कभी ये कुछ हो गया या हो रहा है, या कभी मैं भी किसी गिल्ट को फील करवाता हूँ, या मैं कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाता हूँ। क्योंकि अगर ये सीरीज़ सिर्फ हमें दूसरों की गलती दिखा दे तो हम अपना मुहासबा कैसे करेंगे, तो शायद हम इस सीरीज़ का असल मकसद ही खो देंगे। और याद रखिएगा कि हर मैन्युपुलेटर का मकसद एक जैसा नहीं होता, लेकिन एक बात सब में जो है मुश्तरक होती है, वो ये है कि सब या जो है धीरे धीरे कि वो अपने फ़ैसलों पर असर डालना चाहता है। और जब कई इंसान के फ़ैसले उसके अपने ना रहें तो फिर धीरे धीरे ज़िंदगी भी उसके अपने इख्तियार में नहीं रहती। लेकिन एक और सवाल भी बाकी है कि अगर मैनिपुलेशन इतनी खामोशी से शुरू होती है तो उसकी पहली सीढ़ी क्या होती है। एक मैनिपुलेटर सबसे पहले क्या कदम होता है, उसका कौन सा कदम उठाता है जिसकी वजह से सामने वाला को कुछ महसूस नहीं होता। तो अगर हम देखेंगे कि हर मैनिपुलेटर का मकसद अलग अलग होता है, तो अब एक और सवाल आ रहा है सामने कि ये कैसे मैनिपुलेशन की शुरुआत हुई। तो क्या कोई मैनिपुलेटर पहले दिन से ही अपना असल चेहरा दिखा देता है? क्या वो पहली मुलाकात में ही अपना कंट्रोल करने की कोशिश करता है? क्या वो पहले दिन ही हमारे जज्बात से खेलना शुरू कर देता है? अगर ऐसा होता है तो शायद दुनिया में बहुत कम लोग मैनिपुलेशन को जो है शिकार बनते, क्योंकि इंसान जो है फितरतों और उस चीज़ों से बचने की कोशिश करता है जो ख़तरा महसूस करवा देती हैं, जो फीलिंग्स जिसको, यानी कि कोई पहली मुलाकात में आपको इस तरह का
पैटर्न्स नज़र आना शुरू कर दे तो पहले ही आप मुलाकात में बचना शुरू करेंगे, क्योंकि एक एनर्जी जो है वो ख़तरा महसूस करवा रही है। अब मान लीजिए अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, कॉलेज जाने वाली एक लड़की है और कोई उसको रास्ते में देख लेता है। देखने के बाद वो उससे बात करने की कोशिश करता है और लड़की ये सोचती है कि मेरे माँ-बाप ने मुझे तरबियत दी है कि मैं जो है, इस्लाम कहता है कि जब आप जो है ना किसी से सॉफ्ट स्पोकन होके बोलोगे, किसी नर्म लहज़े से बोलोगे, तो सामने वाला आपके साथ में जो है गलत फ़ायदा उठाना चाहेगा। तो एक लड़की का लहज़ा जो है वो नर्म नहीं होना चाहिए गैर महरम के साथ। तो वो लिहाजा सख्ती के साथ में पेश आती है और उसको जो है आप मतलब इतनी तवज्जो नहीं देती, क्योंकि कोई आपको सड़क पर चलते हुए अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको स्टॉकिंग कर रहा है, तो आप ऐसा थोड़ी ना है कि आप सड़क पे पड़े हुए हैं, किसी ने आपको प्रपोज़ल दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। लिहाजा एक लड़की क्या करेगी, उसको मना करेगी। तो अब सामने वाला उसको अपनी अना का मसला बना लेता है और फिर क्या करता है वो, क्योंकि उसको ये महसूस हो जाता है कि लड़की ऐसे हाथ नहीं आएगी, तो वो प्यार से बटरिंग के साथ एक मैनिपुलेशन के मतलब ज़रिए एक पूरा प्रोग्राम बनाता है, पूरा प्लान बनाता है और एक प्यार से रिश्ता भेजता है उसके इज़्ज़त के दायरे में। अब जो लड़की है वो मजबूर है, क्योंकि जो तरबियत देने वाले फैमिलीज़ होती हैं, कई बार वो अपने बच्चों को और बेटियों को अंडर प्रेशर रखते हैं और जो सारे फ़ैसले का जो पावर होती है वो अपने हाथ में रखते हैं। लिहाजा इज़्ज़त के दायरे में एक रिश्ता आया है घर, और वो रिश्ता माँ बाप एक्सेप्ट कर लेते हैं। लड़की की बात चलती ही नहीं, लड़की की मर्ज़ी चलती ही नहीं, लड़की की बात को सुना ही नहीं जाता। लड़की अगर कहना चाहे कि ये इंसान गलत है या इसने मुझे गलत तरीके से अप्रोच करने की बाहर कोशिश की, क्यों? क्योंकि माँ बाप क्या देख रहे हैं कि बड़ी इज़्ज़त से एक लड़का रिश्ता आया है और माँ बाप जो हैं बड़ी इज़्ज़त से आए हैं और कह रहे हैं कि हमें आपकी बिटिया अच्छी लगी, हमने कहीं ज़िक्र सुना और आप रिश्ता दे दीजिए। लिहाजा रिश्ता हो जाता है। अब रिश्ते के बाद बच्चे हो जाते हैं। अब लड़का जो बाद में अपने रंग दिखाना शुरू करता है और बाद में कहता है कि तुझको जो है मैं पैर की जूती भी नहीं समझता, लेकिन तूने मुझे रिजेक्ट किया तो इसलिए तुझको मैं तेरी औकात दिखाऊंगा और जो है तुझे मैं बताऊंगा कि तूने जो है मेरा प्रपोज़ल कैसे रिजेक्ट किया। तो ये क्या हुआ, ये एक मैनिपुलेशन हुई और ये क्या हुआ, ये एक हिडन मैनिपुलेशन ट्रैप हुआ। तो ये समझना इंसान को उस वक्त ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसीलिए मैनिपुलेशन की शुरुआत कभी भी एकदम से खौफ से नहीं होती, वो भरोसे से होती है। और ये बात जितनी छोटी लगती है उतनी ही गहरी होती है, क्योंकि कई बार आपके पेरेंट्स किसी से मिलते हैं और वो एकदम से किसी को ये कह देते हैं कि भाई बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे से पेश आ रही है, अरे उन्होंने तो रिश्ते में ये कहा है कि अगर जो है बिटिया को कोई परेशानी आई तो हम अलग घर लेके दे लेंगे, अलग घर में रखेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात कही और आपके पेरेंट्स ने ये बात मान ली, लेकिन क्या ये बात स्टाम्प पेपर पे लिख के दी गई थी? कोई पेपर वर्किंग हुई थी कि अगर बच्ची को कोई परेशानी होगी तो हम बच्ची को सेपरेट घर में रख लेंगे, सेपरेट घर में रहेगी बच्ची आराम से अपनी फैमिली में? लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये क्या हुआ, ये हिडन मैनिपुलेशन हुआ। तो फैमिलीज़ जो है वो इमोशंस का शिकार हो गई और इसको भी हम एक नेक्स्ट सीरीज़ में कवर करेंगे डिटेल्स के साथ। लेकिन यहाँ पर एक मैनिपुलेशन सबसे पहले आके आपके पैसे तक नहीं पहुँचता। यहाँ पर पैसों की बात नहीं हो रही, आपके कोई पैसे नहीं छीन रहा, यहाँ पर किसी और तरीके से मैनिपुलेशन ट्रैप बिछा लिया गया आपके लिए और वो आपके भरोसे तक पहुँचता है, आपकी फैमिली को भरोसे में ले रहा है कोई, या वो सबसे पहले आपके घर में जगह बनाने की कई बार कोशिश करता है। ये कई बार अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, वो घर में कोशिश नहीं कर रहा, वो आपके दिल में कोशिश कर रहा है। घर में आने से पहले वो पहले आपके जो है फ़ैसलों को कंट्रोल नहीं करता, वो पहले आपकी सोच को समझता है कि आपकी सोच किस किस तरह की है, आप कैसे कैसे रहना पसंद करते हैं, और बाद में फिर आपको जब वो मैनिपुलेशन में आता है तो उसी तरीके से, क्योंकि वो आपके बारे में पहले जान चुका है, फिर मैनिपुलेशन ट्रैप शुरू होता है और फिर धीरे धीरे उसकी जो सोच के गिर्द वो अपनी बात को बुनना शुरू करता है। और यहीं से इंसान साइकोलॉजी का एक और पहलू समझना इंसान के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हर इंसान की एक फितरी ज़रूरत होती है कि उसे कोई समझे, उसे जो है उसकी कोई बात का जो
तवज्जो से सुने और उसकी जो है कोई कद्र करे और कोई उसकी तारीफ़ करे। और जब कोई शख्स हमें ये सब देना शुरू करता है तो हमारा दिमाग उसके बारे में एक पॉजिटिव तस्वीर बनाना शुरू करता है। साइकोलॉजी में एक फर्स्ट इम्प्रेशन इफ़ेक्ट और जो है एक हालो इफ़ेक्ट कहते हैं इसको। यानी कि अगर किसी इंसान की एक बात हमें अच्छी लग जाए तो हम उसकी दूसरी बात को भी बिना ज़्यादा सोचे अच्छा मान लेते हैं। और यही वजह है कि कभी कभी सिर्फ़ एक अच्छी मुलाकात, एक अच्छी मुस्कुराहट, एक चंद मीठी बातें हमारे फ़ैसलों को मुतासिर करने लगती है। लेकिन यहाँ हमें रुककर अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या एक चेहरा या एक अच्छा रवैया ही किसी इंसान के इखलास की गारंटी हो सकता है? तो जवाब है कि नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर अच्छा इंसान धोखेबाज हो, और ना ही इसका मतलब ये है कि हम हर शख्स पर शक करना शुरू कर दें। इस्लाम हमें बदगुमानी नहीं सिखाता, इस्लाम हमें हिकमत ज़रूर सिखाता है। हमें कुरान में बार बार गफलत से निकाल कर जो है तदब्बुर और जो है तफक्कुर की दावत दी जाती है। लेकिन यहाँ हर चीज़ को सिर्फ़ देखना नहीं है बल्कि समझना ज़रूरी है। हर रिश्ता सिर्फ़ एहसास नहीं है बल्कि अक़ल और हिकमत के साथ जो है बनाना है। और इसीलिए एक मोमिन का जो दिल होता है वो बहुत नर्म होता है, लेकिन उसकी जो बसीरत जो है वो बेदार होती है। अब ज़रा सोसाइटी की तरफ देखें तो कितनी बार ऐसा होता है कि कोई नया बिज़नेस पार्टनर पहले बहुत शरीफ नज़र आता है, कोई नया दोस्त पहले बहुत मुखलिस लगता है, कोई रिश्ता जो है शुरू में बहुत बेहतरीन महसूस होता है, कोई गाइड पहले ही दिन बहुत सिंसियर दिखाई देता है, और कभी कभी एक पूरा ख़ानदान भी सिर्फ ज़ाहिरी अखलाक देखकर फ़ैसला ले लेता है। और बाद में जब हकीकत सामने आती है तो लोग कहते हैं हमने तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगाया था। लेकिन सवाल ये है कि अंदाज़ा क्यों नहीं था? क्योंकि हमें सिर्फ अल्फाज सुने थे, रवैये नहीं देखे थे। हमने सिर्फ शुरुआत देखी थी, सिलसिला नहीं देखा था। हमने सिर्फ एहसास की अहमियत दी थी, पैटर्न्स को नहीं देखा था। और मैनिपुलेशन अक्सर एक जुमले से नहीं पैटर्न से पहचानी जाती है। आपने बेटी का रिश्ता कहीं तय करा और आपने तय कर दिया, सामने वाले ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपसे की तो आपने वो बात सारी की सारी मान ली। अब जो है कुछ पैटर्न्स कभी ना कभी नज़र आ जाते हैं, मगर हम देखना ही नहीं चाहते, उन पैटर्न्स को नोटिस ही नहीं करते। अब मान लीजिए जिससे आपने रिश्ता तय किया अपनी बेटी का, उसका अफेयर पहले ही उसी की किसी फैमिली मेम्बर से या कहीं ना कहीं चल रहा था, फैमिली के अंदर ही अफेयर, और पूरा अफेयर चल रहा है। तो क्या आप ये बात को एक बार समझें कि वो इंसान आपसे रिश्ता जोड़ना चाह रहा है, आपसे रिश्ता भी कर रहा है, तो क्या वो इंसान आपको ये कहेगा कि मेरा अफेयर मेरी ही फैमिली मेम्बर में किसी से चल रहा है? वो आपको 100% नहीं बताएगा। तो ये तो बात आपको समझनी होती है ना। अब माँ बाप बाद में कहते हैं रिश्ता करने के बाद कि अरे यार, हमें अगर पता होता इसका अफेयर यहाँ चल रहा है हम अपने बच्चे को नहीं फंसाते। लेकिन समझने की बात है, कोई अपने मुंह से क्यों कहेगा? सामने वाला तो आपको एक ट्रैप में फंसाना चाहता है, और आप जो है अगर चाहते तो उस वक्त उस पैटर्न्स को समझ लेते, लेकिन आपने समझा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अलग अलग सिचुएशंस में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पकड़ में आ सकती हैं। अब मान लीजिए जिससे अफेयर चल रहा है उसको पता चला कि भैया रिश्ता तय हो रहा है, उसने जहर खा लिया, अस्पताल में पहुंच गई वो लेडी, और जो है शादी को रोकने के लिए प्लान हो गया। अब जब फैमिली में किसी ने जहर खाया है तो फिर क्या होगा? शादी को पोस्टपोन करने की प्रोग्राम होगी कहीं ना कहीं, लेकिन आपने किसी पैटर्न्स को जो समझने की कोशिश नहीं करी। अब सामने वाले ने आपको हिंट देने की इनडायरेक्ट कोशिश की कि भैया वो उसने जो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसको ये हो गया, अहम शादी के दिन ऑपरेशन हो रहा है, अहम शादी के दिन क्या क्या हो रहा है।
तो सामने वाला ये थोड़ी कहेगा कि मेरा इससे अफेयर चल रहा है, इसने जो जहर खाया है, जो सुसाइड अटेम्प्ट किया है, वो मेरे चक्कर में किया है। नहीं, वो सामने वाला ये कहेगा कि मेरी फैमिली में एक जो है क्राइसिस पैदा हो गया है, तो इसलिए मैं आपके यहाँ जो है बारात लेकर या शादी या कुछ भी करने के लिए आ नहीं सकता। अब आप प्रेशर देके उसके साथ में कुछ भी कर रहे हो कि भैया हमारी इज़्ज़त का सवाल है, आप आ जाइए। अब आप भीख मांगना शुरू कर देते हो उससे कि आप प्लीज़, हमारी इज़्ज़त का सवाल है, आप आ जाइए, हमारी बच्ची के साथ, हमारी बच्ची बदनाम हो जाएगी। तो ये क्या है? ये हिडन मैनिपुलेशन है। इस पैटर्न को समझना होता है। आपने क्या समझा? आपने सिर्फ बाहर की बातों के जुमले सुन लिए, जुमलों से आपने रिश्ता तय कर दिया और जुमलों से आपने अपनी पूरी बच्ची के ज़िंदगी को एक इम्तिहान बना दिया। तो और फिर अब आप हमेशा से, पेरेंट्स कभी भी इस बात को सुन के ये बात नहीं मानेंगे कि हमारी गलती थी। पेरेंट्स कभी भी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमारी गलती की वजह से हमारी बच्ची ने ये मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर झेला और उसकी इज़्ज़त पर एक जो है स्पॉट आ गया। लेकिन वो यहाँ क्या कहेंगे, जी हमें तो पता नहीं था, हमने तो अच्छा सोचा था। तो आप अच्छा सोचने से बात नहीं बनती, ठीक है? पैटर्न्स को समझना ज़रूरी होता है। आपने जो इतनी उम्र लगाई, इतनी उम्र आपकी हो गई, आपने क्या एक्सपीरियंस, क्या तजुर्बा हासिल किया इस दुनिया में आने के बाद, इस ज़िंदगी के अंदर। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि बच्ची का बस आपने उठाया और फेंक दिया। तो यही चीज़ें समझने की होती है कि एक बार की मदद मैनिपुलेशन भी नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आपकी एक बार मदद कर दी तो वो मैनिपुलेशन हो गई, लेकिन पैटर्न समझना होता है। क्योंकि जो मैनिपुलेशन जहाँ पर होती है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वही चीज़ को समझना होता है। लेकिन जब हर रवैया किसी का एक मकसद की तरफ आपको लेकर जा रहा होता है, जब हर गुफ्तगू धीरे धीरे आपको इमोशनली डिपेंडेंट बना रही होती है, जब हर मुलाकात के बाद आपकी आज़ाद सोच जो है कम होती जा रही होती है, तो फिर इंसान को रुक कर जो है देखना चाहिए। और इसीलिए इस सीरीज़ को हम लोगों को नहीं, पैटर्न्स का जो तज़किया करेंगे। अब मान लीजिए एक बच्ची है, वो कहीं जा रही है, बड़ी खूबसूरत सी बच्ची है जिसकी उम्र अभी जो है बालिग नहीं है। किसी ने उसको देख लिया, किसी आदमी ने उसको देखा। आदमी का मतलब उसकी एक पर्सनैलिटी है, उसके पास कोई काम वाम नहीं है, वो कहीं मजदूरी करता है। और बच्ची के जो हैं वो ख्वाब हैं, वो कह रही है कि भाई मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। वो सोचती है कि भाई मैं जो है एक जो है कोच बनना चाहती हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ। लेकिन उस आदमी ने देखा और उसके बाद रिश्ता भेजा। रिश्ता भेजने के बाद उसने इतना प्रेशर बना लिया फैमिली के ऊपर, और पूरी फैमिली आके लड़की के घर भीख मांग रही है कि हमारा जो वो है अलाना है, फ़लाना है, वो मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा, प्लीज़ हमारी इज़्ज़त का सवाल है, हमारी ये सवाल है, आपकी बच्ची को हम सुखी रखेंगे। और इतना इमोशनली ट्रैप बिछा दिया जाता है। फिर फैमिली सोचती है कि यार चलो, कोई इतनी भीख मांग रहा है तो चलो शादी कर दो। अब सामने वाला तो आपको हिडन मैनिपुलेशन के ज़रिए फंसा रहा था और उसने फंसा लिया। अब फंसाने के बाद क्या होगा, क्योंकि आपकी बच्ची का जो कैलिबर है वो बहुत ज़्यादा है, वो जो डेकोरम है वो बहुत ज़्यादा है उस इंसान से ज़्यादा, और उस इंसान को उसकी हैसियत से ज़्यादा मिल गया, तो अब उसको हमेशा ये डर रहेगा। क्योंकि अब क्या है, वो हमेशा सारी ज़िंदगी उसको ट्रैप करता रहेगा। जैसे कहीं बाहर जाएगा तो वो दरवाज़ा बंद करके जाएगा, और जितनी देर वो बाहर रहेगा, वापस आने के बाद वो कहेगा किसी का कॉल तो नहीं आ रहा था, तूने किससे बात करी, क्या हो रहा था। मतलब वो हर बात पे शक, हर बात पे सवाल। और हत्ता कि आपके 4 बच्चे हो गए, शादी को 20 साल हो गए, वो जो ज़िंदगी है वो इंसान जहन्नुम बना देता है वो इंसान उसको। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा अपने अंदर डर रहेगा, क्योंकि उसने एक नॉर्मल रिश्ते से ये शादी का रिश्ता नहीं बनाया, उसने हिडन मैनिपुलेशन के ट्रैप को बिछा कर फंसाया, जिसकी वजह से उसे हमेशा लगा रहेगा। क्योंकि उसका जो लड़की है, उसका जो पर्सनालिटी है वो लड़के से ज़्यादा हाई है, तो उसे हमेशा डर रहेगा कि ये खूबसूरत है, कहीं ऐसा ना हो कोई इसको पसंद कर ले या इसको कोई पसंद आ जाए। तो वो हमेशा उसको प्रेशर में सख्ती के साथ डरा धमका कर रखेगा। तो इस तरह क्या हुआ, एक बच्चे की फिर से एक ज़िंदगी ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि माँ बाप उसके प्रेशर में आ गए कि किसी ने कहा कि भैया मैं चाकू से नस काट लूँगा, आप अपनी बच्ची से शादी करा दीजिए बस। फैमिली ने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, इतना कह रहा है चलो कर देते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो ये पैटर्न्स का तज़किया इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माशरे में ये चीज़ें होती ही जा रही हैं और ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और नियतों का जो दावा है वो कैसा जो है
लोगों का, लेकिन ज़ाहिरी पैटर्न्स को कैसे समझा जाता है ये भी बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर वो जगह है जहाँ एक इंसान मैनिपुलेशन को पहचानने की पहली सलाहियत को हासिल करता है। लेकिन एक और सवाल भी बाकी है कि अगर हर मैनिपुलेशन भरोसे से शुरू हो रही है तो फिर भरोसा बनाया कैसे जाता है? क्या हर मैनिपुलेटर का पहला हथियार सिर्फ मीठी मीठी बातें होती हैं, या उसके पास और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो सामने वाले को बिना महसूस करवाए उसके करीब आते हैं? अब हम देखेंगे कि अगर मैनिपुलेशन की पहली सीढ़ी भरोसा है तो फिर एक और सवाल पैदा होता है कि आखिर भरोसा बनता कैसे है? क्या भरोसा सिर्फ वक्त के साथ बनता है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम वक्त में ही इंसान के दिल तक रसाई को हासिल कर लेते हैं? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैनिपुलेशन कभी भी पहले दिन और पहले ही दिन से कंट्रोल शुरू नहीं करता। क्योंकि कोई पहले ही दिन आपको आकर हुक्म देने लगे, आपके फैसले कंट्रोल करने लगे, या आपकी ज़िंदगी में दाखिल और दखल देने लगे दाखिल होकर, तो ये मुमकिन है कि आप उससे दूर हो जाएंगे। इसीलिए एक मैनिपुलेटिव रवैया अक्सर कंट्रोल से पहले कनेक्शन को बना लेता है, और वो पहले रिश्ता बनाता है और फिर उस रिश्ते को मजबूत करता है, और फिर धीरे धीरे से उस रिश्ते को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यहाँ इंसानी साइकोलॉजी का एक और पहलू समझना ज़रूरी होता है। इंसान उन लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेता है जो उसकी बात गौर से सुनते हैं और जो उसकी पसंद और नापसंद को याद रखते हैं, जो उसे ये एहसास दिलाते हैं कि तुम मेरे लिए ख़ास हो। और ये जो फितरत है ये धोखे में आपको मरवा देती है। और हर इंसान चाहता है कि उसकी कदर हो और उसकी अहमियत हो, उसकी बात सुनी जाए, और इसीलिए फितरी ज़रूरत की वजह से कभी कभी इंसान ये देखना भूल जाता है कि सामने वाला उसकी कद्र कर रहा है या उसकी साइकोलॉजी को रीड कर रहा है धीरे धीरे से। यहाँ एक और अहम बात समझिएगा कि हर वो शख्स जो आपको समझे मैनिपुलेटर नहीं होता। ये भी साथ साथ समझ के चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह तो इस तरह तो फिर रिश्ते ही नहीं बनेंगे, इस तरह तो दुनिया आगे चलेगी नहीं। लेकिन हर वो शख्स जो आपकी तारीफ़ करे उसकी नीयत भी बुरी नहीं होती। और इस सीरीज़ का मकसद हर रिश्ते में शक को पैदा करना नहीं है, बल्कि एक बैलेंस को पैदा करना है। और एक मोमिन का दिल हुस्न ज़न रखता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब एक मोमिन जो बहुत ज़्यादा थिंकिंग पॉजिटिव होती है जिसकी, तो वो जब ट्रैप में फंसता चला जाता है तो वो धीरे धीरे जो है वो ये एहसास नहीं रखता, वो ये सोचता ही नहीं कि कहीं ट्रैप तो नहीं हो सकता ये मेरे लिए, ये कोई हिडन मैनिपुलेशन का नेट तो नहीं है। लेकिन क्या होता है उसके साथ में बार बार जो है, एक बार मैनिपुलेशन हो गई ठीक है, उसको बाद में पता चल गया ठीक है, लेकिन वो फिर भी उसके बाद, क्योंकि वो उसका नेचर ऐसा होता है, तो वो बार बार यही हादसों को बार बार अट्रैक्ट करता ही रहता है। और वो मोहब्बत भी करता है, लेकिन हिकमत के साथ अगर करे तो वो प्रॉब्लम फिर ना हो। लेकिन वो भरोसा भी करता है, लेकिन अंधा भरोसा नहीं करता। तो वहाँ पर इंसान जो है तब समझ सकते हैं हम कि वो इस्लाम को समझ कर चल रहा है, क्योंकि इस्लाम ने ये नहीं सिखाया कि आप आँख पे पट्टी बांधिए और फिर अच्छे बन जाइए, और फिर जो आए आपके साथ धोखा करता जाए, आप धोखा सहते जाए। नहीं, इस्लाम ने हुस्न ज़न किस लिए सिखाया? ताकि इंसान मोहब्बत भी करे मगर हिकमत भी देखता हुआ चले, वो भरोसा भी करे लेकिन अंधा भरोसा नहीं करे। और आज के दौर में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। लोग अक्सर किसी इंसान को उसके अल्फाज से पहचानने की कोशिश करते हैं, यानी कि किसी ने बहुत पॉजिटिव बातें कर दी, एकदम से आप किसी से मिले, किसी ने पॉजिटिव बातें करी, आपने मान लिया कि वो बहुत अच्छा है।
लेकिन असल पहचान अल्फाज से नहीं होती, उसके रवैये की कंसिस्टेंसी से होती है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कोई इंसान का जो बिहेवियर है वो अंदर से एक एनिमल बिहेवियर है, मान लीजिए नेचर कोई ऐसा है, तो कोई पहले दिन आपको जानवर बन के थोड़ी दिखाएगा, वो धीरे धीरे से दिखाएगा अपना असली चेहरा, अपना असली रूप। तो जो रवैये की कंसिस्टेंसी है वो धीरे धीरे से सामने आती है, और फिर वो समझना है लेकिन मेन आपको, और क्या उसके अल्फाज और उसके अमल एक जैसे हैं या नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जो इंसान अच्छा है नहीं और वो अच्छा बन के दिखाने की कोशिश करता है, तो जाहिर सी बात है उसके जो अमाल हैं उसके अल्फाजों से मैच नहीं होंगे, कहीं ना कहीं तो मिस मैचिंग होगी। तो ये हमें समझना होता है। और हर शख्स के सामने उसका चेहरा जो है बदल जाता है, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ है तो जो है हर शख्स के सामने उसकी अपनी एक अलग अलग आइडेंटिटी बना रखी होगी उसने, और जो इंसान रियल होता है उसकी एक ही आइडेंटिटी हर इंसान के सामने चलती है, सेम चलती है। अब जो है कि नेक्स्ट समझने की अगर हम कोशिश करें कि कोई इंसान है या फिर वो जो है उसी वक्त मेहरबान हो रहा है या वो हर वक्त मेहरबान है हर किसी पर, तो जो है उससे जो है कोई फ़ायदा मिल रहा है या क्या मामला हो रहा है उसके साथ में, या बिना किसी मकसद के भी उसका अखलाक वही रहता है। यानी कई बार इंसान जब किसी के साथ में कोई किसी से फ़ायदा हासिल करना होता है तो उसका जो बिहेवियर है वो बटरिंग बिहेवियर हो जाता है, स्वीट बिहेवियर हो जाता है, कई बार रिक्वेस्टिंग बिहेवियर हो जाता है और रिक्वेस्ट फॉर्म में आ जाता है वो बिहेवियर। और कई बार इंसान का बिहेवियर वही सख्त रहता है, लेकिन वो अपने बिहेवियर को ऐसे शो करता है कि भाई मेरा जो लहज़ा है ना वो सख्त है, लेकिन मैं इंसान बुरा नहीं हूँ, बस मेरा जो रवैया है वो ज़रा सख्त है, मिजाज थोड़ा सा मेरा ऐसा ही है, देखने में लगता है कि मैं बहुत जो है ऐसा रवैया अच्छा नहीं है मगर मैं दिल का अच्छा हूँ। तो ये चीज़ें समझने की होती है हमको। और जो है हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में पहुँचने देना चाहिए हमें कि नहीं देना चाहिए, ये भी हमें समझना चाहिए। और जो है सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी, क्योंकि कभी कभी हम भी बिना महसूस किए लोगों से वही रवैया अख्तियार कर लेते हैं जैसे कि हम खुद पसंद नहीं करते। लेकिन इस्लाम हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि दूसरों के हुकूक अदा करो, बल्कि ये भी सिखाता है कि अगर किसी के भरोसे को अपना मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो अमानत में ख़यानत के करीब लेकर जा सकता है। ये बात एक मोमिन की पहचान सिर्फ उसकी इबादत से नहीं होती, उसका मामला भी होता है उसके अंदर, उसकी सच्चाइयाँ, उसके अखलाक, उसकी अमानतदारी और उसका रवैया, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और इसीलिए हम इस सीरीज़ में बार बार नीयत का फ़ैसला नहीं करेंगे, हम पैटर्न्स को देखेंगे, क्योंकि पैटर्न्स ही जो होते हैं वो धीरे धीरे हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। और अब यहाँ पर एक और साइकोलॉजिकल पहलू हम समझेंगे कि जब कोई शख्स बार बार आपको ये एहसास दिलाता है कि आप सिर्फ उसी के साथ सिक्योर हैं, आप जो है सिर्फ वही आपको समझता है, सिर्फ वही आपको अपना मानता है, और सिर्फ वही धीरे धीरे आपको, आपका दिमाग उस पर इमोशनली डिपेंडेंस सी जो है वो शुरू हो जाती है। और यही वो मकाम है जहाँ से मैनिपुलेशन सिर्फ एक रवैया नहीं रहती बल्कि इमोशनल सिस्टम बन जाती है। और जो ये इमोशनल डिपेंडेंसी कैसे पैदा होती है, कि क्या ये सिर्फ मोहब्बत से पैदा होती है या इसके पीछे भी कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल तरीक़े होते हैं जिसमें आम इंसान पहचान नहीं पाता, तो इसको भी हम देखेंगे। लेकिन अगर मैनिपुलेशन सिर्फ मीठी मीठी बातों से नहीं चलती और सिर्फ भरोसा बनाने तक महदूद नहीं रहती, तो फिर वो एक और सवाल पैदा हो जाता है यहाँ पर कि आखिर एक मैनिपुलेटर इंसान के जो इमोशन तक पहुँचता कैसे है एक मैनिपुलेटर। तो क्योंकि जब तक किसी इंसान के इमोशन उसके अपने अख्तियार में होते हैं तब तक उसके फ़ैसले भी उसके अपने होते हैं, लेकिन जिस दिन इमोशन पर बाहर का असर होने लगता है तो उस दिन से फ़ैसले भी बदलने लगते हैं। और यहाँ से शुरू होती है इमोशनल कंडीशनिंग।
ये लफ्ज़ शायद सुनने में मुश्किल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। धीरे धीरे किसी इंसान की सोच, उसके एहसास और उसके रिएक्शन को इस तरह मुतासिर करना कि वो खुद भी महसूस ना कर सके कि उसमें तब्दीली आ रही है। सोचेगा कि अगर किसी पौधे को रोज़ थोड़ा थोड़ा सा एक तरफ मोड़ दिया जाए तो कुछ अरसे के बाद उसी सिमत में वो बढ़ने लगता है और उसे लगता है कि उसकी फितरी डायरेक्शन वही है। हालांकि उसकी सिमत धीरे धीरे बदल गई। वो नहीं थी क्योंकि आपने उसको मोड़ दिया तो इसलिए वो दूसरी तरफ मुड़ने लगा, लेकिन वो अब आगे जो बढ़ेगा वो उसी तरफ बढ़ गया जिस तरफ आपने रोज़ उसको थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया। इंसान का इमोशन के साथ भी कभी कभी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि कभी एक दिन में आपकी सोच नहीं बदलती, कोई एक दिन में आपको अपने ऊपर डिपेंड नहीं बनाता, कोई एक दिन में आपकी पहचान नहीं छीनता। ये सब आहिस्ता आहिस्ता होती है, कभी तारीफ़ से, कभी तवज्जो से, कभी दूरी से, कभी क़ुर्बत से, कभी खामोशी से, और कभी इतने बारीक अंदाज से कि इंसान को लगता है कि ये सब उसके अपने फ़ैसले हैं। यहाँ साइकोलॉजी का एक और पहलू समझना ज़रूरी है। हर इंसान को एप्रिसिएशन अच्छी लगती है और हर इंसान चाहता है कि उसकी कदर की जाए और इंसान चाहता है कि उसकी बात समझी जाए। लेकिन जब ये फितरी ज़रूरत किसी एक ही शख्स का जो है वाबस्ता होने लगे एक शख्स से, तो धीरे धीरे डिपेंडेंसी पैदा हो जाती है। अब इंसान अपनी खुशी से खुश नहीं होता, वो दूसरे के रवैये से खुश या उदास होने लगता है। अगर सामने वाला मुस्कुरा दे तो उसका दिन अच्छा गुजरता है, अगर सामने वाला नज़रअंदाज कर दे तो उसकी रात बेचैन गुजरती है, अगर सामने वाला तारीफ़ कर दे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और अगर वही शख्स तनकीद कर दे तो उसका यकीन अपने आप पर कम होने लगता है। और अब ज़रा गौर कीजिएगा कि मोहब्बत का असर है या ये धीरे धीरे पैदा होने वाली इमोशनल डिपेंडेंसी है। इसीलिए हर गहरा रिश्ता हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हेल्दी रिश्ता आपको मज़बूत बनाता है, जबकि अनहेल्दी अटैचमेंट आपको अपनी ही पहचान से दूर करना शुरू कर देती है। इस्लाम इसीलिए इंसान को अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना सिखाता है, क्योंकि जब इंसान का सबसे बड़ा सहारा अल्लाह हो तो दुनिया का कोई भी इंसान उसके इमोशंस का मालिक नहीं बन सकता। लोग मोहब्बत कर सकते हैं, लोग इज़्ज़त दे सकते हैं, लोग साथ दे सकते हैं, लेकिन इंसान का क़ल्ब सिर्फ़ अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। इसी में उसकी असल आज़ादी है, इसी में उसकी हिफाजत है और इसी में उसकी इज़्ज़त है। यहाँ एक और बात समझना ज़रूरी है कि हर इमोशनल अटैचमेंट मैनिपुलेशन नहीं होती, हर डिपेंडेंसी भी जानबूझकर पैदा नहीं की जाती। कभी कभी दो लोग गहरे इरादी और गैर इरादी तौर पर भी अनहेल्दी पैटर्न्स में चले जाते हैं, और इसीलिए हम इस सीरीज़ को किसी की नीयत का फ़ैसला नहीं करेंगे, और हम जो है सिर्फ़ रवैयों, सिर्फ़ पैटर्न्स और उसके जो है नताइज को समझेंगे। क्योंकि जब इंसान पैटर्न्स देखना सीख जाता है तो वो सिर्फ मैनिपुलेटर को पहचानता नहीं है, बल्कि अपनी कमज़ोरियों को भी पहचान लेता है। और शायद ये जो इस पूरी सीरीज़ का सबसे बड़ा मकसद है, क्योंकि हम जो हैं वो सिर्फ दूसरों का तज़किया ना करें बल्कि अपना भी मुहासबा करें। अगर हो सकता है हम ज़रूरत से ज़्यादा सीधे हों तो हम बार बार फंस जाते हों किसी के ट्रैप में, तो हमें ख़ुद को भी तो देखना है ताकि हम समझ पाएँ कि कहाँ पर इमोशनल डिपेंडेंसी में हम फंस सकते हैं। इसीलिए इतनी खामोशी से ये पैदा होती है इमोशनल डिपेंडेंसी। तो फिर उसके पहले के वार्निंग साइंस क्या होते हैं, क्योंकि इसी से रेड फ्लैग्स आते हैं जिन्हें अक्सर अच्छे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में उन्हीं की वजह से गहरी तकलीफ़ उठाते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखेंगे, क्योंकि चूँकि बिकॉज ऑफ दैट आई एम एडवोकेट, तो एडवोकेट के पर्पज़ से अगर देखेंगे
तो एडवोकेट जो जब रीड आउट करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है इलस्ट्रेशन के नाम पर। तो उसके अंदर एक केस हिस्ट्री के बारे में एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू होता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि एक एग्ज़ाम्पल के साथ में अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो उम्मीद है कि शायद आप समझेंगे कि एक फ़ैमिली है, एक फ़ैमिली में एक सास है। तो जो है क्या होता है कि उनको अपने बेटे की शादी करनी होती है। शादी करने के लिए उन्हें जो बहू चाहिए होती है उसकी वो रिक्वायरमेंट क्या देखती हैं कि एक खूबसूरत झील सी आँखों वाली जो है बहू होनी चाहिए, उसके लंबे सिल्की से बाल होने चाहिए और उसका रंग गोरा होना चाहिए और वो खूबसूरत लगनी चाहिए और उसका जो फेस है वो एज्ड फेस नहीं लगना चाहिए, मतलब खूबसूरत लगे वो। तो और वो कुरान पढ़ी भी होनी चाहिए और एजुकेटेड भी होनी चाहिए और मतलब वो सीधी भी होनी चाहिए, मतलब एजुकेटेड भी हो और फर्माबरदार सीधी भी हो। मतलब सोचने की बात है कि ये कैसी रिक्वायरमेंट है। बहरहाल रिश्ता हो जाता है। रिश्ते के बाद जब शादी हो जाती है तो जो है बहू रहने लगती है। अब जब रहने लगती है तो सास उसको एक कानून की किताब पढ़ाती है अपने घर की, कि हमारे यहाँ पर ये कानून है कि जब कोई मेहमान आ जाए तो आप दस्तरखान पे बैठोगी नहीं और आप सिर्फ दस्तरखान लगाओगी और उसके बाद चली जाओगी। मेहमान के सामने नहीं आओगी और मेहमान से कोई बात नहीं करोगी, चाहे रिश्तेदार का कोई भी आ जाए। और जब नाश्ता हो जाएगा तो वो बाद में सास बुलाती है और कहती है कि जो है आप जो है ये जो बचा हुआ नाश्ता ये आप कर लो। अब इससे क्या होगा कि धीरे धीरे से बहू ने शादी तो कर ली उस वक्त खुश होके कि भाई चलो मेरी शादी हो रही है। बाद में उसे ये इंसल्टिंग फील हुई कि क्या मैं इस घर के अंदर कोई नौकर हूँ या मेरी क्या बदतरीन हैसियत है कि मैं बचा हुआ नाश्ता करूँ। तो यहाँ पर बहू को धीरे धीरे से रियलाइज़ होना शुरू होगा कि भैया क्या हो रहा है मेरे साथ। इसके बाद सिचुएशन नंबर 2, एक दिन जो है बहू कहती है कि अपनी मदर्स इन लॉ से कि मुझको जो है कड़े बनवाने हैं और कड़े के अंदर जो गोल्ड के कड़े हैं इसका ला ख़राब हो गया। अब जो है वो अपने शौहर से ही तो कहेगी, ज़ाहिर सी बात है शादी शौहर से हुई है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो सास के पास जाएगी क्या? नहीं, वो जाएगी शौहर के पास। शौहर कहता है कि हमारे घर में सारे फ़ैसले हमारी माँ लेती है, लिहाजा आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरिए मेरी माँ के पास जाके। अब बहू जाती है फॉर्म भरने के लिए सास के पास। सास कहती है बेटा देखो हमारे पास अभी हिसाब नहीं है, जब हिसाब होगा हम तुम्हारा कड़े जब सही करा देंगे। अब इस तरह से 7 महीने 8 महीने 9 महीने 1 साल निकल जाते हैं। अब बहू को ज़रूरत पड़ती है बीच में जूतों की। बहू कहती है अपने शौहर से कि मुझे ना घर में पहनने के लिए एक चप्पल चाहिए, क्योंकि जो शादी पे जो वो जूतियाँ चढ़ी थी उनकी जो सारी जूतियाँ हैं वो धीरे धीरे उनका सिलोचन ख़राब होने लगा, उनकी ग्रिप ख़राब हो गई, तो वो धीरे धीरे छूट रही हैं और वो कभी भी टूट सकती हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे घर में पहनने के लिए भी सिंपल चप्पल चाहिए और मैं अगर अपनी कहीं जैसे घर बाहर जाना पड़े, बाज़ार जाना पड़ जाए तो कुछ इस तरह की चप्पल भी हो कि मैं बाहर पहन के जा सकूँ। लिहाजा सास कहती है कि बेटा जो चप्पल तुम्हें इतनी सारी दहेज में आई थी वो सारी पहनो, अभी वो टूटी थोड़ी हैं और वो सारी ख़त्म करो और जब वो टूट जाएंगी तो उसके बाद नई ला के देंगे। मतलब कि क्या वो गाय हैं, भैंस हैं, क्या है वो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। क्या होगा कि अब उसको रियलाइज़ होगा कि यार मैं कहाँ पर हूँ, कैसी ज़िंदगी जी रही हूँ। लिहाजा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर सास एक दिन उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि इसने मेरे ऊपर जादू कर दिया, मैं इसकी वजह से बीमार हो गई और लिहाजा वो बेटे के दिल में बदगुमानी पैदा करती है और डाइवोर्स करवा देती है। इसी तरह से जो है ये पैटर्न्स, एक दिन क्या होता है कि इस केस ऑफ हिस्ट्री में मेरी मुलाकात हो जाती है और मैं भी जाती हूँ और मैं एक ही दिन में ये सारी चीज़ें उनके अंदर रीड करके आती हूँ। उनका बिहेवियर, उनका इमोशनल पैटर्न, उनकी अपनी थिंकिंग, मतलब एक एक चीज़ मैं रीड कर लेती हूँ एक ही बार में। उसके बाद अब बेटे का रिश्ता होना है, कभी ना कभी तो दोबारा होगा। अब मैंने जो है अपने नॉलेज के बेस पे एक प्रिडिक्शन, बहुत बड़ा प्रिडिक्शन का फर्रा बनाया कि अब जो भी नई बहू आएगी उसके साथ में क्या क्या होगा। अब क्या होता है कि बहुत वक्त गुजर जाता है और फिर दूसरी बहू के साथ में शादी होती है और दूसरी बहू मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम वही चीज़ें ढूंढी जाती हैं जो जो मैंने प्रिडिक्शन की, जैसे जैसे हुआ, जैसे जैसे उसके अंदर जो जो करना था। अब इसके बाद क्या होता है कि
वो जो है फिर बाद में पता चलता है कि वो एजुकेटेड भी है। अब वो एजुकेटेड है तो ज़ाहिर सी बात है वो चाहेगी कि मैं अपना करियर परस्यू करूं, और अगर मैं करियर परस्यू नहीं करती तो इस ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे घर के अंदर ही रहना है तो मैं थोड़े से नर्सरी केजी के बच्चों को घर में ट्यूशन दे दूं, जिससे कि मुझे इंडिपेंडेंसी फ़ील होगी कि हाँ मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ कर रही हूँ। अब सास कहती है कि हमारे यहाँ ये इजाज़त ही नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम नहीं पढ़ा सकती, बस घर में रहो, खाना पकाओ और बच्चे पैदा करो, रहो। अब क्या होगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ी लिखी बहू भी चाहिए, और क्या चाहिए आपको, और जिस वक्त रिश्ता करने आप जा रही हैं तब आपने मैन्युपुलेशन का हिडन नेटवर्क बिछाया, यानी कि एक जाल बिछाया। आपने लड़की के माँ बाप को मतलब ऐसी बातें करी जिससे लड़की के माँ बाप ने रिश्ता कर दिया। रिश्ता करने के बाद माँ बाप को पता चल रहा है कि हमारी बेटी के लिए क्या क्या चीज़, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो ये जो चीज़ है, अब अगर पहले लड़की को जाकर बता दी जाए तो लड़की के वाले नहीं समझेंगे इस चीज़ को। कोई सोचेगा कि रिश्ते के अंदर फांस लगाई जा रही है या रिश्ते को रोकने की कोशिश की जा रही है, मगर समझने की बात यह है कि जो है यही चीज़ें जो हैं बेसिक, जब आप रिश्ता करने जाएं तो समझना यही तो होता है कि आप पढ़ी लिखी लड़की को दे रहे हो, और पढ़ी लिखी लड़की बाद में करियर परस्यू करना चाहती है, लेकिन बाद में सास कह रही है कि मेरा हुक्म चलेगा और यहाँ पर कोई करियर नहीं चलेगा, हाउसवाइफ बन के रहो। तो आपको फिर वैसी बहू ढूंढनी चाहिए अपने बेटे के लिए जो घर में रहे, जो अनएजुकेटेड हो, अनसिविलाइज्ड हो, क्योंकि उसे सिर्फ बच्चे ही तो पालने। मतलब हाईएस्ट पीएचडी करी हुई लड़की क्यों घर में रहना पसंद करेगी? लेकिन रिश्तों की कमी की वजह से आज के दौर में माँ बाप प्रेशर में आके अपनी बच्चियों का रिश्ता कर देते हैं। तो ये कितनी जो है लड़कियाँ बर्बाद हो रही है, कितनी लड़कियों की ज़िंदगी मैनिपुलेशन के हिडन नेटवर्क की वजह से, और जो है साइलेंट मैनिपुलेशन की वजह से। और बाद में उनको पता चलता है, क्योंकि उन्हें पहले नॉलेज ही नहीं होती, पहले लड़कियां सोच के नहीं बैठती कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो है यही चीज़ें समझनी होती है इंसान को अपनी ज़िंदगी में। और अब तक हमने इसीलिए ये समझा कि साइलेंट मैनिपुलेशन क्या होती है और लोग मैनिपुलेशन क्यों करते हैं और वो भरोसा कैसे हासिल करते हैं, और धीरे धीरे इंसान को इमोशन जो है कैसे ट्रैप होते हैं और इमोशन तक कैसे पहुंचा जाता है। लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है कि अगर ये सब इतनी खामोशी से होता है तो फिर इंसान को पता क्यों नहीं चलता? आखिर वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो बिल्कुल सामने नहीं होते, लेकिन फिर भी अच्छे लोग उन्हें देख ही नहीं पाते? तो सवाल इसीलिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे कोई वार्निंग नहीं मिली, लेकिन हकीकत में वार्निंग होती है, बस हम उस वक्त वार्निंग को समझते नहीं। क्योंकि जब दिल किसी को एक्सेप्ट कर लेता है तो दिमाग अक्सर उसकी गलतियों को इसलिए भी जो है वजह ढूंढ नहीं पाता वो। और इंसानी साइकोलॉजी क्या है कि हम जिस इंसान को पसंद करते हैं हम उसकी गलती को मजबूरी कह देते हैं, और जिस पर भरोसा करते हैं उसकी जो है बदलती हुई आदतों को हम कह देते हैं कि भाई मूड है, भाई इसका मूड ऐसे ही है, कोई बात नहीं। और जिससे इमोशन अटैचमेंट हो जाती है उसके जो तकलीफ़ देने वाले रवैये को भी हम मोहब्बत का नाम दे देते हैं, और यहाँ से इंसान रेड फ्लैग देखते हुए भी उन्हें इग्नोर कर देता है। और सोचिए कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि शुरू में किसी का रवैया बहुत अच्छा था लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगी, और जैसे कि हमने अभी जो एक एग्ज़ाम्पल सुना, जो सास है उसने पहली बहू में भी कीड़े निकाल दिए, यानी कि उसके अंदर सारी बुराइयां बहू के अंदर, और जब बहू दूसरी आई उसने दूसरी बहू के अंदर भी सारे कीड़े निकाल दिए, सारी कमियां बहू के अंदर है और सास के अंदर कोई कमी नहीं। तो ऐसा, जबकि ऐसा नहीं है कि सारी सास बुरी होती हैं, सारी सास गलत होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी सासें भी होती हैं और बहुत बुरी बुरी बहुएँ भी होती हैं। ये एक मुख्तलिफ टॉपिक है, इसको हम किसी और जो है सीरीज़ में कवर करेंगे। मगर कभी कभी वो बहुत करीब और कभी कभी वो अचानक बहुत दूर, कभी कभी इतनी तवज्जो और कभी कभी आपको लगेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत किसी और को नहीं, और कभी कभी इतनी खामोशी कि आप जो है आपको समझ ही नहीं आ पाएगा कि आखिर गलती हुई कहाँ थी, क्या गलती थी। और फिर
आप उसकी हर तब्दीली को और उसके सबब को खुद में ढूंढने लगते हैं, और यही वो मकाम है जहाँ से इंसान अपने आप पर शक करना शुरू कर देता है। और जब इंसान अपनी ही सोच पर शक करने लगे तो फिर उसके फ़ैसले भी कमज़ोर होने लगते हैं। और इसीलिए साइलेंट मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ ये नहीं होता कि कोई आपको धोखा दे दे, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि धीरे धीरे आप अपने ही एहसास पर भरोसा खो देना शुरू करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब मान लीजिए कोई रिश्ता ही तय हो रहा है, तो किसी ने आपकी फैमिली को और आपको इमोशनली कैप्चर कर लिया अपनी मीठी मीठी बातों में, तो अब आप हो गए, आपने रिश्ता कर दिया। तो अब आपको अगर कोई ऐसा बहुत बड़ी बात भी हो जाती है ना उस रिश्ते में, तो अब आप उस रिश्ते को तोड़ते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली कैप्चर होगा, आप इमोशन से इमोशंस के अंदर बंध गए। आपको लगता है कि भाई ये तो उसको मूड है, ये तो ये वाली बात है, ये तो वो वाली बात है। आप उसके अंदर खुद एक एक्सक्यूज़ बनाकर उस रिश्ते को ख़त्म ही नहीं करते। और क्या है, और बाद में आपको पता चलता है कि यार अगर हम पहले ही सख्त कदम ले लेते तो हम इतने बड़े दर्द से, इतने बड़े धोखे से, इतने बड़े नुकसान से बच सकते थे, मगर बच नहीं पाए। तो एक मोमिन जो है वो सिर्फ दूसरों का मुहासबा नहीं करता, वो अपना भी मुहासबा करता है। लेकिन अपना मुहासबा करना और हर गलती का इल्ज़ाम खुद को ले लेना, ये भी बहुत जो है सीरियस बात है। और दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि कभी कभी अच्छे लोग हर मसले में सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं। और पता है, अच्छे लोगों की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये होती है कि सामने वाला उनके ऊपर बैक टू बैक इल्ज़ाम लगाता चला जाता है और वो चुपचाप सुनते चले जाते हैं, और उनको वाकई में ये लगने लगता है कि सारी गलती उनसे हो रही है, सारी गलती वही कर रहे हैं, और सामने वाला उनको गलत साबित करता चला जाता है और वो अपनी गलती मानते भी चले जाते हैं। और इस तरह से वो इमोशनल ट्रैप होते रहते हैं। लेकिन हर झगड़े में कहते हैं कि शायद मेरी ही गलती हो गई भाई यार, और शायद मैं ही समझ नहीं पा रहा था, शायद मुझसे ही बर्दाश्त करना चाहिए था मुझे। और यहाँ तक कि वो अपनी फितरी इंट्यूशंस को भी इग्नोर करने लगता है। हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ दिल ही नहीं दिया, अक़ल भी दी है, बसीरत भी दी है, और तफक्कुर की सलाहियत भी दी है। ये सारी नेमतें इसलिए हैं ताकि इंसान मोहब्बत करे। मगर याद रखिए माय डियर्स कि कई बार एक फ़ीमेल्स के साथ में तो ये भी हो जाता है कि उसका कोई होता नहीं है। यानी कि मान लीजिए अगर पेरेंट्स की डेथ हो गई और घर पे एक भाई है, तो वो सोचती है कि जितना भी उसके साथ में जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो वो सोचती है कि यार मैं अगर यहाँ से जाऊँगी तो जाऊँगी कहाँ, मेरा और कोई सहारा भी नहीं। और इसीलिए सामने वाला इंसान उसके सिर पर चढ़ता रहता है और जुल्म तशद्दुद करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, उसका कमज़ोर है खूटा। और जो है, जब एक औरत अगर मान लेते हैं कि बहुत गलत किरदार है उसका, और गलत जो है उसके तौर तरीक़े हैं ज़िंदगी के, और सुन्नत के तरीक़े नहीं हैं, और वो गलत मरासिम हैं गलत लोगों से, लेकिन उसका खूंटा मज़बूत है, तो ससुराल में उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और कोई उससे चूं चपाट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई जो है मज़बूत किरदार और बहुत पक्के इरादे वाली, पक्के ईमान वाली, और बहुत सब्र, बहुत शुक्र और बहुत ज़्यादा दीनदार औरत है, और उसका घर का खूंटा कमज़ोर है, तो क्या है कि जो है अक्सर उसे देखना पड़ जाता है कि ससुराल में तब भी लोग उसी को सब्र सिखाते हैं, तब भी लोग उसी के साथ जुल्म और ज़्यादती करते हैं, और सारी बुराइयां उसी को कर देते हैं, और वो सबके साथ में अच्छाई कर रही होती है, लेकिन फिर भी उसे बुराई बुराई और बुराई मिल रही होती है। तो ये चीज़ भी, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हिकमत के साथ भरोसा करें, लेकिन होश के साथ, और फ़ैसला करें, और सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि हकीकत को देखकर। इसीलिए इस सीरीज़ का मकसद आपको शक सिखाना नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वेशन सिखाना है, रिएक्शन नहीं रिफ्लेक्शन सिखाना है, डर नहीं अवेयरनेस को पैदा करना है। और शायद यही वो फ़र्क है जो एक इमोशनल और इमोशनली मज़बूत इंसान और एक आसानी से मैनिपुलेट होने वाले इंसान के दरमियान होता है। एक चीज़ को देखकर फ़ैसला करता है और दूसरा सिर्फ महसूस करके। और अब एक आखिरी सवाल कि अगर रेड फ्लैग सामने होते हुए भी इंसान उन्हें इग्नोर कर देता है, तो फिर वो पहला सिग्नल कौन सा होता है जिसे मैनिपुलेशन का पूरा सफ़र शुरू होता है जहाँ से। क्योंकि अक्सर मैनिपुलेशन पहले आपको बहुत ख़ास महसूस करवाता है,
और फिर धीरे धीरे से वही एहसास आपकी कमज़ोरी बन जाता है। तो फिर अब हम ज़रा इसको देखेंगे, क्योंकि अगर आप इस मकाम तक हमारे साथ आ गए हैं तो शायद अब आप ये समझ लेंगे और समझे होंगे कि साइलेंट मैनिपुलेशन एक जुमला नहीं है, एक वाक़या या एक रिश्ते का नाम नहीं है। ये एक प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो धीरे धीरे इंसान की सोच में दाखिल होता है, उसके जज्बात को मुतासर करता है और उसके फ़ैसलों को बदलता है और कभी कभी उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देता है। सबसे हैरत की बात यह है कि अक्सर इंसान को उस वक्त ये एहसास नहीं होता कि जब तक नुकसान हो चुका होता है, और फिर वो पीछे मुड़कर कहता है कि काश मुझे पहले समझ आ जाता। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमें पहले ही समझ आ जाए तो शायद हम बहुत से नुकसान से बच सकते हैं। इसीलिए ये सीरीज़ किसी एक रिश्ते के लिए नहीं बनाई गई। ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं, सिर्फ लड़का लड़की के लिए नहीं, सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं, सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं, और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं, और ये सिर्फ हर उस इंसान के लिए जो इंसान के दरमियान रहता है। क्योंकि मैनिपुलेशन घर में भी हो सकती है, रिश्तों में भी हो सकती है, और दोस्ती में भी हो सकती है, बिज़नेस में भी हो सकती है, प्रॉपर्टी के मामलात में हो सकती है, ऑफिस में भी हो सकती है, और दीनी मामलात में हो सकती है, और आज एक डिजिटल दौर में सोशल मीडिया के ज़रिए भी। इसीलिए हम किसी एक इंसान को टारगेट नहीं करेंगे, हम किसी जेंडर को टारगेट नहीं करेंगे, हम किसी प्रोफेशन को टारगेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ रवैये को समझेंगे। क्योंकि जब रवैया समझ आ जाता है तो चेहरा बदलने से हकीकत नहीं बदलती। इसी सफ़र में एक एक जो है कदम समझेंगे, क्योंकि कोई बार बार मिक्स्ड सिग्नल देता है। लव बॉम्बिंग असल में क्या होती है, गिल्ट ट्रैप इंसान के अंदर से कैसे तोड़ता है, और ब्लेम शिफ्ट में गलती आप की ना होते हुए भी आप खुद को ही मुजरिम समझने लगते हैं। रेड फ्लैग नज़र आने के बावजूद उन लोगों को आप इग्नोर क्यों कर देते हैं। इमोशनल अटैचमेंट कब रहमत होती है और कब कैद बन जाती है। फॉल्स होप इंसान को सालों तक एक ही जगह क्यों रोक कर रखती है, और नो कांटेक्ट इतना मुश्किल क्यों लगता है। फेक लव कभी कभी असली मोहब्बत से भी ज़्यादा हकीकी क्यों महसूस होता है। इमोशनल डिपेंडेंसी इंसान को खुद से ही दूर कर देती है। और आखिर में इस पूरे ट्रैप से निकलने का रास्ता क्या है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारा मकसद किसी से नफ़रत पैदा करना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद बदगुमानी को फैलाना नहीं है। हमारा मकसद हर रिश्ते को शक की निगाह से देखना बिल्कुल नहीं है। बल्कि हमारा मकसद ये है कि एक इंसान मोहब्बत भी करे लेकिन होश के साथ करे, भरोसा भी करे लेकिन हिकमत के साथ करे, मदद भी करे लेकिन अपनी बसीरत को ज़िंदा करके और बसीरत को ज़िंदा रखते हुए करे। और जब कभी उसके सामने कोई मैनिपुलेटिव रवैया आए तो वो अपनी हिफाजत कर सके, और वो सिर्फ ये ना कहे कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, बल्कि वो ये कहे कि अब मैं रवैये को समझ रहा हूँ, और वो बचे। और शायद ये इस पूरी सीरीज़ का असल मकसद है, इंसान से डरना नहीं, इंसान को समझाना। हर किसी को रिजेक्ट करना नहीं, बल्कि हर रवैये को हिकमत के साथ पकड़ना, और सबसे पहले ख़ुद अपना मुहासबा करना। क्योंकि जब इंसान ने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसके लिए दूसरों के रवैये को समझना भी आसान हो जाता है। क्योंकि कई बार इंसान जब फंसता है जब वो ख़ुद को नहीं जानता, ख़ुद के पैटर्न्स नहीं जानता। अगर कोई इंसान अपने आप को पूरी तरह से जानता हो, अपने नफ्स के बारे में जानता हो, तो जो है उसको फंसाना काफ़ी मुश्किल हो, काफ़ी मुश्किल हो, क्योंकि उसको पता है कि वो कैसा है। तो आज की इस इंट्रोडक्शन में हमने सिर्फ एक दरवाज़ा खटखटाया है। हमने किसी की टेक्निक्स को डिटेल में नहीं समझाया। हमने किसी की मैनिपुलेटिव पैटर्न्स को पूरी गहराई से नहीं खोला। अभी हमने सिर्फ उस
दुनिया का पर्दा उठाया है जिसे अक्सर लोग देखते हुए भी देख नहीं पाते। ये सीरीज़ किसी एक शख्स को एक्सपोज करने के लिए नहीं बनाई गई और ना ही किसी जेंडर को टारगेट करने के लिए और ना ही हर इंसान पर शक को सिखाने के लिए, बल्कि इस सीरीज़ का सफ़र है इल्म का सफ़र और एक ऐसा सफ़र जहां हम इंसान के रवैयों को समझेंगे, अपने नफ्स का मुहासबा करेंगे, साइकोलॉजी को समझेंगे और कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक मोमिन अपनी बसीरत को ज़िंदा रखते हुए दुनिया में कैसे जीता है। आज की इस इंट्रोडक्शन में आपको एक भी नया सवाल सोचने पर अगर मजबूर किया है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी के किसी वाक़ये को याद किया है या आपको महसूस हुआ है कि शायद मुझे भी ये सब समझने की ज़रूरत है, तो फिर ये सफ़र आपके लिए भी है। और याद रखिएगा कि अवेयरनेस का मतलब बदगुमानी नहीं होता, बसीरत का मतलब नफ़रत करना नहीं होता और हिकमत का मतलब रिश्तों से भागना नहीं होता, बल्कि एक मोमिन की पहचान ये है कि वो मोहब्बत करता है लेकिन अल्लाह के हुदूद के अंदर अंदर। वो भरोसा करता है लेकिन अपनी अक्ल को बंद नहीं करता। वो लोगों की इज़्ज़त करता है लेकिन अपनी इज़्ज़त और अमानत की हिफाजत भी करता है। इसीलिए नीयत के साथ हम इस पूरी सीरीज़ का सफ़र शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हर एपिसोड में हम एक नए मैनिपुलेटिव पैटर्न्स को समझेंगे और उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे और उसके नुकसानात को समझेंगे और सबसे ज़रूरी उससे बचने का प्रैक्टिकल तरीका भी सीखेंगे। और आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सच को सच पहचानने की बसीरत अता फ़रमाए, बातिल को बातिल पहचानने की हिकमत अता फ़रमाए, नफ्स का मुहासबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें हर उस फितने से महफूज रखे जो हमारे दीन, हमारे अखलाक, हमारे रिश्तों और हमारे दिलों को खामोशी के साथ नुकसान पहुँचाती है। आमीन या रब्बुल आलमीन। दिस साइड एडवोकेट एना रहमान शेख सिद्दीकी और आप अभी तक देख रहे थे द ब्रिज ऑफ पर्ल्स ऑफिशियल्स। मिलते हैं इंशाल्लाह इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में, जो कि होगा आर यू सीक्रेटली बीइंग यूज्ड विदाउट रियलाइजिंग। सलाम।